हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग ने आगामी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 व पीसीएस प्रीलिम्स 2022 को देखते हुए एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज में क्या होगा कि वी विल बी सॉल्विंग अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी एंड पर डे विल बी सॉल्विंग 10 क्वेश्चन। और जो ये सीरीज़ होगी इसमें हम लोग सभी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से जो हम लोग की सीरीज़ होगी ये 20 डेज़ की सीरीज़ होगी। और ये पहली बात तो ये सीरीज़ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होगी। यदि आप लोग इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग यूपीएससी के सभी जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सही से सॉल्व करके आएंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिए और यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आज हम लोग देखते हैं कि PQRS के पार्ट 6 की क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया, ये पहला है। दूसरा स्टेटमेंट, अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषा एवं धर्म के आधार पर किया जाता है। भाषा एवं धर्म के आधार पर किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि पहला स्टेटमेंट ये है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया, ये पहला दूसरा स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषा एवं धर्म के आधार पर किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गए। आप लोग 10 सेकंड गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, A, B, C, D। केवल फर्स्ट, केवल टू, दोनों, कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में केवल ये बोला गया कि भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाएगा। तो भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 30 में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 30 में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों इस शब्द का प्रयोग आर्टिकल 30 में किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया, केवल इतना बोला गया कि भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों इस शब्द का प्रयोग आर्टिकल 30 में किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषा एवं धर्म के आधार पर किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। तो इस कितने समुदाय हैं उन्हें अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा जाता है? तो 6 समुदाय हैं। हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, इन्हें अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। तो कौन से हो गए? मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए। तो इन 6 धर्म के मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपके जो यूपीएससी के एग्जाम में ये 6 धर्मों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया और धार्मिक एवं भाषाई के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण किया जाता है। इसका उल्लेख कहाँ है? धार्मिक एवं भाषाई के अल्पसंख्यक, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 30 में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जिस समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50% से कम है उस समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है कि जिस समुदाय की जनसंख्या
जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50% से कम है, 50% से कम है, उस समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सेकंड, पहला स्टेटमेंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है, निरपेक्ष अधिकार है। तो दोनों स्टेटमेंट हो गए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ये पहला। दूसरा स्टेटमेंट कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है। तो दो स्टेटमेंट हो गए। इसका आंसर आप लोग गैस करिए क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग गैस करिए क्या होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो विदेश का नागरिक हो, उन्हें भी ये अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है और ये अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सही है। तो धार्मिक, दूसरा क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष का मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता पे किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप लोग, निरपेक्ष अधिकार है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो आपके अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक सापेक्ष अधिकार है। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसलिए इसे सापेक्ष अधिकार कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक सापेक्ष अधिकार है। और किन आधारों पे धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाता है, तो 3 आधार होते हैं जिन आधारों पे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन 3 आधारों को देख लेते हैं। पहला, सेकंड, थर्ड, स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। तो इन 3 आधारों पे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, इन 3 आधारों पे धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये 3 आधार आपको याद होने चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहाँ पे यदि आप लोग रट के जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे रट्टा मार के वहाँ चले जाएंगे, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत होंगे और आप नेगेटिव मार्किंग होती है तो मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल समझ के जाइए, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ें उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़िए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग टाइम दीजिए और उसको समझ के जाइए, तब जाके आप लोग यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो निरपेक्ष अधिकार क्या होता है कि वे अधिकार जिस पे किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, उन अधिकारों को निरपेक्ष अधिकार कहते हैं। वे अधिकार जिन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है उन्हें सापेक्ष अधिकार कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखते हैं। विदेश जाने, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर किन आधारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? किन आधारों
प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार था इस पे बहुत ही विवाद छिड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हिजाब वाला मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो एक तरह से जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वो आता है वो वाला जो अभी करंट अफेयर्स का मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आपकी यूपीएससी के एग्जाम में, लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला स्वास्थ्य, दूसरा सदाचार, स्वास्थ्य सदाचार, व तीसरा लोक व्यवस्था। अभी हम लोग ने गेस किया, ऊपर हम लोग ने डिस्कस भी किया है कि किन आधारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य, सदाचार व लोक व्यवस्था, इन सभी आधारों पे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। चौथा सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, इन सभी आधारों पे धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आर्टिकल 25(2) के अनुसार आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को इन आधारों पे प्रतिबंधित किया जा सकता है। और राज्य धार्मिक जो राज्य होता है वो राज्य धार्मिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो आर्टिकल 25(2) में ये भी बोला गया है कि जो राज्य होगा वो जो जितनी भी धार्मिक गतिविधियों व धर्म की राजनीतिक गतिविधियों और जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं किसी धर्म की, उन गतिविधियों पे राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 25(2) में क्या बोला गया कि राज्य के द्वारा किसी धर्म की धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? राज्य के द्वारा विधि बनाकर किसी धर्म की धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है किस आर्टिकल में ये बोला गया। आर्टिकल 25(2) के तहत राज्य किसी भी धर्म की धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 25(2) में ये बोला गया है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है 25(2). अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड था ये, क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, तो क्वेश्चन थर्ड आपका कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? विदेश जाने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी पीसीएस। तो क्वेश्चन फोर्थ ये बोल रहा है कि विदेश जाने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग गैस करिए। ऑप्शन देखते हैं, ए, बी, सी, डी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग गेस करिए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। 10 सेकंड में आप लोग सोचिए इसका क्या होगा आंसर। तो विदेश जाने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो विदेश जाने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को जब भी विदेश जाना होगा तो वो अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि आपको देश में कहीं घूमने का अधिकार मिला हुआ है तो वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। देश में घूमने का अधिकार स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है,
स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन विदेश जाने का अधिकार आपको जीवन के अधिकार के अंतर्गत वो अधिकार आपको प्राप्त हुआ है। ये किस केस में ऐसा निर्णय सुनाया गया था? तो मेनका गांधी वाद में ये कहा गया था कि विदेश जाने का अधिकार आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। किस वाद में बोला गया? मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी वाद में ये केस आपको याद रखना है। मेनका गांधी वाद में ये बोला गया कि विदेश जाने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि आपको देश में कहीं जाना है तो वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपको देश में भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपसे 2 क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं कि देश में घूमने का अधिकार आपकी किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि आपको विदेश जाना है तो वह अधिकार आपको जीवन के अधिकार के अंतर्गत वो आता है। तो ये हो गया कि विदेश जाने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये आता है, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विदेश जाने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे देख लीजिए। पहला, विदेश जाने का अधिकार, ये सभी अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। विदेश जाने का अधिकार, ये हम लोग ने थ्योरी में भी ये कंप्लीट किया था, तो एक बार हम लोग का रिवीजन चल रहा है, तो हम लोग सब जो पहले चीज़ें पढ़ी हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। दूसरा, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार ये किस केस में कहा गया था? पुट्टास्वामी वाद में ये बोला गया था कि निजता का अधिकार आपका जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो पुट्टास्वामी केस आपको याद रखना है। तीसरा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। चौथा, मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती किसी की। पांचवा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अभी एक और अधिकार भी जोड़ा गया है कि जो इंटरनेट का अधिकार भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। इंटरनेट का हो गया, विवाह करने का अधिकार, कपड़े पहनने का जो हम कपड़े पहनना चाहते हैं वो भी सभी अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से हो गए? कपड़े पहनने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार। तो ये सभी अधिकार आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कपड़े पहनने, विवाह करने, विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और इंटरनेट का अधिकार। इंटरनेट का अधिकार। तो ये सभी अधिकार आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए। तो हम लोग का ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। राज्य के द्वारा बनाई गई विधियों को, राज्य के द्वारा बनाई गई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। शून्य घोषित किया जा सकता है। घोषित किया जा सकता है यदि राज्य के द्वारा बनाई गई विधि। तो आर्टिकल ये
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, यदि राज्य के द्वारा कोई भी विधि बनाई जाती है और वो विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, मूल अधिकारों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार, विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास है। ऑप्शन देखते हैं ए, बी, सी, डी। इसका आंसर आप लोग गैस करिए क्या होगा। 10 सेकंड आप लोग सोचिए। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों, कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीसीएस। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग आंसर इसका करिए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, राज्य के द्वारा बनाई गई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ये बोला गया कि यदि राज्य के द्वारा बनाई गई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। 13 क्लॉज 2 में बोला गया है कि यदि कोई भी राज्य के द्वारा बनाई गई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मूल अधिकारों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी विधि केवल संसद के द्वारा बनाई जा सकती है। राज्यों के द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में कोई विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। और ये किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 35 में ये बोला गया है कि मूल अधिकारों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो किसके पास है? मूल अधिकारों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। राज्यों की विधायिकाओं के पास मूल अधिकारों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। मौलिक अधिकारों की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। रक्षा करता है। तो पहला ऑप्शन ए, बी, सी, डी। संसद, सुप्रीम कोर्ट, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डी में क्या है? बी व सी। बी व सी। तो डी में क्या है? बी व सी। तो डी ऑप्शन में क्या बोला गया? बी व सी, ये दोनों ऑप्शन। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारे सुप्रीम कोर्ट करते हैं। आर्टिकल 32 में बोला गया कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आर्टिकल 32 में ये बोला गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 में ये बोला गया कि हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। हाई कोर्ट 226 के तहत आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट
32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 226 हाई कोर्ट के लिए, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और ये आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 में हाई कोर्ट के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किस व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस व्यक्ति ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने, और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस के लिए किस व्यक्ति ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 32 को किस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन जो संविधान की आत्मा होती, लेकिन जो सामान्यतया प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में होता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8वां देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को सशरीर अपने समक्ष उपस्थित कराने के लिए कौन सी रिट जारी करता है? कौन सी रिट जारी करता है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए। पहली हैबियस कॉर्पस, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण। तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। फिर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करेगा और फिर आपकी मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो 5 तरह की रिट में ये इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को सशरीर अपने समक्ष उपस्थित कराने के लिए कौन सी रिट जारी करता है? इसका आंसर आप लोग सोचिए। तो हैबियस कॉर्पस इसका आंसर होगा। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस रेट को सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस रेट को जारी करके उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है। हैबियस कॉर्पस इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इसे कब जारी करते हैं? यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो इस रिट को जारी करके उस व्यक्ति को अपने समक्ष सुप्रीम कोर्ट उपस्थित कराता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इसका लैटिन क्या मतलब हो गया कि सशरीर उपस्थित होना, हैबियस कॉर्पस। इसका लैटिन है हैबियस कॉर्पस, लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस। तो ये आपको नाम याद रखना है, हैबियस कॉर्पस रिट जारी करता है किसी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष उपस्थित कराना चाहता है। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकारी अधिकारियों को कर्तव्यों के निर्वहन न करने पर कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जारी की जाती है? तो पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस या परमादेश, इसे परमादेश भी कहते हैं, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण। तो इसका आंसर आप लोग 10 सेकंड सोचिए क्या होगा कि जब सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत उन्हें कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका आंसर आप लोग गेस करिए। तो जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश नामक रिट जारी की जाती है। और परमादेश रिट जारी की जाती है सरकारी अधिकारियों को, केवल सरकारी अधिकारियों को जारी की जाती है, केवल। तो प्राइवेट जो कंपनी होती है उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी नहीं की जाती है, केवल सरकारी अधिकारियों को ये रिट जारी की जाती है। यदि सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें ये रिट जारी की जा सकती है। तो आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी की जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 32 में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। पहला मैंडमस, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, एक और को वारंटो। 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है। ये सभी रिट आप लोग पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो रिटें हम लोग ने देख ली। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा को वारंटो। तो ये 5 तरह की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया तो उस समय जारी की जाती है। मैंडमस सरकारी अधिकारियों को जारी की जाती है। और ये दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है, जो उनके अधीन काम करते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। तो आपको सभी रेट पढ़ के जाना, कोई भी चीज़ें मिस नहीं करनी, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन न करने पर परमादेश नामक रिट जारी की जाती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका लैटिन वर्ड क्या है? मैंडमस। परमादेश को लैटिन में क्या कहते हैं? मैंडमस। तो ये सभी शब्द आपको याद रखने हैं। परमादेश, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैंडमस, परमादेश रिट जारी की जाती है। तो इस तरह से हम लोग का मौलिक अधिकारों से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिए। गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग DPSP से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।